हेलो हाय वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। आप सभी का पार्थ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी के सभी लोगों को अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आ जाइए आप सभी लोग। सीमा जी, अंजलि जी, प्रेमलता जी, सुषमा देवी जी, सोनिया जी, रेखा जी, अमरपाली जी, यादव जी, प्रीति वर्मा जी, सोनलता जी, सोनम जी, आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आ जाइए आप सभी लोग। आइए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अर्नेस्ट एंजल। आपको कल होमवर्क दिया गया था और साथ ही साथ कल आपको हम लोगों ने इनकम, आप मनी मैनेजमेंट, इनकम के जो सोर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने की थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क होता है जो आपका अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी करते हैं, अगली क्लास में जो हम डिस्कस करते हैं वो अर्नेस्ट एंजल वाला था। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अर्नेस्ट एंजल का जो उपभोग का नियम है उसे लिखा होगा, उसकी महत्वता को समझाया होगा और साथ ही साथ जो उसमें कमियां हैं यानी कि जो दोष हैं उन दोष को भी लिखा होगा। एक बार सभी लोग अपनी अपनी कॉपी को जहां भी आप लिखी हैं उस कॉपी को खोल करके अपने सामने रख लीजिए और फिर अपना मूल्यांकन करते चलिएगा, ठीक है। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। जी बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, जिन भी लोगों ने लिखा है वो बहुत बढ़िया है। जिन लोगों की पहली क्लास है जैसे सीमा यादव जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करिए, अदरवाइज बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्लास 1 से देखा करिए, ठीक है। आइए, ठीक है, बहुत बढ़िया रख लिया। हाँ जी, आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है। क्वेश्चन में आपसे दिया गया था कि उपभोग का नियम किसने दिया है, इसके महत्व को बताते हुए दोषों का वर्णन करिए। ये एक स्टेटमेंट में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप बहुत अच्छे से जान सकती हैं। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है गृह प्रबंधन क्या है, इसमें उपभोग के नियम को समझाइए। तो आप पहले गृह प्रबंधन बताएंगे फिर उपभोग का नियम बताएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बजट क्या है, बजट में अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछा जाता है धन प्रबंधन क्या है, धन प्रबंधन में उपभोग का नियम समझाइए। ऐसे करके हमें इतना समझ में आ चुका है, हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन को कहीं से भी कहीं कनेक्ट किया जा सकता है और आपको जो क्वेश्चन दिखाया जाता है वो भी जनरली इसी मोड पे होता है, ताकि कब कहां से क्या कनेक्ट कर ले कोई नहीं जानता है। हम लोग पढ़ते पूरा है, अब कनेक्ट करने का काम आपका हो जाता है, ठीक है। अब चलिए जरा हम लोग प्रियंका, सबका मैसेज शो होता है, खाली आप लोग को एक दूसरे का मैसेज दिखता नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी कि हम समझ जाएं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। देखिए, एक आपके पास लिखा है अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है, ठीक है। दूसरा, एंजल के नियम के अनुसार विभिन्न आय वर्गों में व्यय पैटर्न कैसे भिन्न है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है भोजन पर आय का घटता अनुपात आर्थिक विकास का संकेत है, इस कथन को एंजल के नियम के आधार पर स्पष्ट करिए। एक क्वेश्चन है एंजल के उपभोग नियम को विस्तार से समझाइए। पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम क्या है, अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है, सविस्तार वर्णन करिए, वह दोषों को समझाइए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए आप लोग, आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने सेंड किया है और ये मेंस का ही क्वेश्चन है, है क्या, बजट की परिभाषा दी, हालांकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जी, कहा यह जा रहा है कि बजट की परिभाषा दीजिए, परिवार के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। एक हो गया परिभाषा, पहला पॉइंट। दूसरा महत्व हो गया, फिर इसके प्रकार को विस्तार से समझाइए। मतलब ये जो बजट है ना, बजट कई प्रकार के होते हैं, घाटे का बजट, बचत का बजट, काम चलाओ यानी संतुलित बजट। तो आपको बजट के प्रकार यहाँ पर लिखने थे, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को देखिए कर दिया गया थोड़ा टिपिकल। चौथा पॉइंट में कहा जा रहा है 55,000 रुपए मासिक आय वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एंजल के उपभोग के नियम का उपयोग करके बजट तैयार करें।
ये क्वेश्चन यहाँ पे टिपिकल हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे इसको लिखना है, बट चूंकि मेंस में आया है, अभी रिसेंट का आया हुआ है, किसी स्टेट का है, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई है तो बताओ भाई, जिसने भी भेजा है, जिसने ये भेजा है वो जल्दी से भी बता दीजिए कि कहाँ का है, ठीक है। गुंजन गुप्ता, सॉरी गरिमा गुप्ता, मैंने भेजा था, अच्छा ठीक है, कहाँ का था ये भी बता दीजिएगा। ओके, तो फिर देखिए ये एंजल के उपयोग का नियम, ठीक है, का उपभोग उपभोग करके बजट तैयार करिए, बजट को आवश्यक वस्तुओं में बांटे। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, HPSC मेंस हरियाणा, अच्छा मतलब ये हरियाणा के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो ये इन्होंने भेजा है। चले, अब ये भी क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी देखेंगे। इतनी बात हम आपको यहाँ पे जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए 1 2 2 5, और आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे मैं आपसे एक चीज कहती हूँ ना कि क्वेश्चन आप कम अच्छा लिखिए, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड जो जो पूछा गया है उसको जरूर मेंशन कर दीजिए। अब देखिए इसमें नंबर बांट दिया गया है, ये क्वेश्चन पूरा जो आपके सामने दिख रहा है ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 नंबर का है। और मैंने आपको बताया कि पहली बात तो परिभाषा लिखना है आपको, दूसरा इसके महत्व को लिखना है, तीसरा इसके प्रकार को विस्तार से बताना है, और ये चौथा जो है ये आपको एंजल का उपभोग का नियम जो है दिया है उसका यूज करते हुए 55,000 रुपए पे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट बनाना है, यानी कि 4 पॉइंट है टोटल, ठीक है। और चारों पॉइंट के लिए देखिए नंबर बांट दिया गया है, परिभाषा पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए महत्व पर प्रकाश डालने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, ये जो आप इसके प्रकार को बता रही हैं इस पे 2 नंबर मिलेगा, और ये जो आप बजट बना रही हैं इस पे आपको 5 नंबर मिलेगा। कुल मिला के आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो उस 10 नंबर को जब उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिए तो कोशिश ये करिए कि ऐसा ना हो, अभी मैं आपको आप लोगों की कॉपी दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ व्याख्या कर दिया, निष्कर्ष लिख दिया और उसके दोष बता दिए, महत्व कहीं लिखा ही नहीं। तो ये नहीं करना है, थोड़ा गलत ही लिखिए, सही ही लिखिए, थोड़ा कम अच्छा ही लिखिए, लेकिन पॉइंट सारे लिखिए, जितना क्वेश्चन में डिमांड आपसे किया गया है सबका। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा लिखेंगे तो आप कोई 2 चीज में से आपने परिभाषा बड़ी अच्छी लिख दी, ये आप प्रकार बहुत अच्छा लिख दिए तो आपका नंबर हो गया, नहीं। आप बहुत अच्छा भी लिखेंगे तो आपको मिलने वाला 3 ही नंबर है, क्योंकि आपको सब कुछ लिखना है। जब आप जितना पॉइंट इसमें दिया गया जब आप सब लिखेंगे तब आप कहीं 10 में से 6 नंबर, 10 में से 7 नंबर ऐसा प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरी ये बात भी समझ गई होगी, हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। खैर देखिए हम लोगों ने अर्नेस्ट एंजल की बात करनी थी आज, और हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। अर्नेस्ट एंजल मनी मैनेजमेंट से संबंधित है ना, और मनी मैनेजमेंट में हम लोग विभिन्न प्रकार के आय, विभिन्न प्रकार के व्यय, बजट, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, इसीलिए इसको आय से भी जोड़ा जा सकता है, इसको बजट से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे देखिए, है ना। और आप ये वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी बजट से जोड़ा गया है, तो ये सब कुछ हो सकता है। अब हम लोग इसको ये पूरा देखेंगे भी, ठीक है, स्पेशली हमारा फोकस जो अर्नेस्ट एंजल है उन पर रहेगा, हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अर्नेस्ट एंजल को समझते हैं। हालांकि अर्नेस्ट एंजल बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों ने अच्छा लिखा भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए अगर हम अर्नेस्ट एंजल की बात करना शुरू करें तो आपको अर्नेस्ट एंजल के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। क्या पता है आपको? ये पता है कि ये जो हमारे अर्नेस्ट एंजल है जो कि एक पुरुष है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आप सुन लीजिए, आप लोगों को एक दिक्कत ये भी रहती है कि आपको यही नहीं पता होता है कि हरलॉक की बात हो रही है तो हरलॉक फीमेल है कि मेल है, अर्नेस्ट एंजल की बात हो रही है तो ये क्या है, मतलब ये आदमी है या औरत है, मेल है या फीमेल है। अर्नेस्ट एंजल एक मेल पर्सन है, एक आदमी है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात अगर हम अर्नेस्ट एंजल की बात करें, ठीक है, ओके, अर्नेस्ट एंजल की बात करें तो ये कहाँ के हैं? ये जर्मन के हैं, ठीक है। और ये हैं क्या? तो ये एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक, जो कि आप सभी लोगों ने मेंशन किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने मेंशन किया है कि अर्नेस्ट एंजल क्या है, तो एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। दूसरा पॉइंट ये भी हमें पता है
कि इन्होंने जो अपना अध्ययन किया है वो कहाँ पर किया है, तो जर्मनी में इन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको ये भी पता है कि इन्होंने जो अपना अध्ययन किया है वो कब किया है, तो 1857 में किया है और जर्मन में ही किया है, जर्मन परिवार को ही सैंपल लेकर के किया है। इनका जो नियम है वो कौन सा है, तो वह, चूंकि ये अर्थशास्त्री थे तो इनका जो नियम है वो भी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ही नियम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है, मनोवैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है, सामाजिक है, भौतिक है, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, आप आंसर बताएंगे कि ये जो है वो क्या है, अर्थशास्त्री है, अर्थात इनका जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित इनका नियम रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता है अर्नेस्ट एंजल ने कितने किया क्या है, इनका काम क्या है, तो इन्होंने आय को ही वर्गीकृत किया है। ठीक है, आय को क्या कर दिया है, वर्गीकृत करने का काम किया है। और वर्गीकृत किसमें किया है, तो इन्होंने अपने अध्ययन में 5 मद लिए हैं। कितने मद लिए हैं, 5 मद लिए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो 5 मद लिए हैं इसमें से जो प्रथम मद है वो कौन सा है, भोजन का है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो दूसरा मद है वो कौन सा है, तो इनका जो सेकंड मद है वो है वस्त्र। ठीक, तीसरा जो मद है वो क्या है, आवास है। ठीक है, और जो चौथा मद है वो क्या है, वो आपका बिजली और ईंधन वाला है। ठीक है, बिजली ईंधन, बिजली का मतलब समझो ना, प्रकाश से है। ठीक है, ये वाला है। और जो इनका पांचवा और आखिरी मद है वो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन का है। ठीक है, और मनोरंजन का है। क्लियर, ये इनका 5 मद हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि अगर अर्नेस्ट एंजल की बात करें तो इन्होंने ये जो आय बताया है वो उसके लिए कितने इन्होंने समूह लिए हैं, तो इन्होंने 3 आय समूह लिए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिया है, 3 आय समूह लिया है। वो 3 आय समूह कौन कौन सा है, आप आंसर करेंगे। जो सबसे पहला है वो कौन सा है, निम्न वर्ग है। ठीक है, जबकि जो दूसरा है वो क्या है, वो है मध्यम वर्ग, और जो तीसरा है वो क्या है, उच्च वर्ग है। इतनी बात आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, ओके। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अर्नेस्ट एंजल मतलब आप जाने रहिए, लेकिन जनरली आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपको पता है। अगर हम अर्नेस्ट एंजल के किसकी बात करें, जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था 26 मई को। ठीक है, ओके। इनका जो बर्थ डेट है वो है 26 मई, और सन क्या चल रहा था, 1826 चल रहा था। ठीक है, सॉरी 1821 चल रहा था। जबकि अगर हम इनके मृत्यु की बात करें, ठीक है, मृत्यु की बात करें तो ये क्या है, 8 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ उस समय जो सन चल रहा था वो क्या था, आपका 1891 चल रहा था। ये इनकी जन्म मृत्यु है। ठीक है, ओके। मेरी इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक मात्र इतना समझा है कि अर्नेस्ट एंजल का जो एक बेसिक, ठीक है, एक जो बेसिक, मैम ऊपर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कुछ सिर्फ कुछ लिखा नहीं है, जन्म लिखा है 26 मई, ठीक है, और 1821, और मृत्यु तो दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चले, तो हमें ये चीजें इनके बारे में ऑलरेडी पता है। जो ऊपर लिखा है वो नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, किस सन में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था ये जरूरी है। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो इन्होंने उपभोग का नियम दिया हुआ है। ठीक है, अर्नेस्ट एंजल का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग के नियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतनी मेरी बात क्लियर है, यहां तक सब जानते हैं, सबको रटा हुआ है, जिसको नहीं भी रटा है वो सुन लीजिए, ये पॉइंट ध्यान रखेगा। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम इन, ये तो थोड़ी सी व्याख्या हो गई, पता है ये आपके कहाँ काम आएगा ये चीजें, जब आप प्रस्तावना लिखने बैठेंगी तब आप ये चीजें बताएंगी प्रस्तावना में, मतलब जब शुरुआत करेंगी, अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है,
उपभोग का नियम क्या है, तब आप इन्हीं चीजों को क्या करेंगी, लिखेंगी कि हाँ अर्नेस्ट एंजल एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जर्मन के ही परिवारों पर रह करके 1857 में अध्ययन किया है। ये एक अर्थशास्त्रीय अध्ययन है, इसमें इन्होंने आय को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मद है उसमें वर्गीकृत करके प्रतिशत दिया हुआ है। मतलब ये चीजें आप बताएंगे, प्रस्तावना वाला हो गया, ठीक है। ओके, ये प्रस्तावना का मटेरियल है ये सब। इन्होंने 5 मदों की बात की है, जिसमें से प्रथम मद भोजन, द्वितीय वस्त्र, तृतीय आवास, चतुर्थ प्रकाश ईंधन और जो पंचम है वो स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन है। जबकि इन्होंने अपने अध्ययन में 3 आय समूह को भी लिया हुआ है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, ठीक है। ये आपकी प्रस्तावना का मैटर है ये सब। खाली जो मैंने अलग अलग लिखा है आपको जोड़ करके लिखना है, सब आपको कनेक्ट करना है विथ फ्लो, एक लय के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इनका जो एग्जैक्ट सिद्धांत है वो क्या है। इनके सिद्धांत को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन आपके लिए कठिन क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे हरियाणा में 55,000 वाला, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भाई समय भी कम रहता है। और देखिए वो क्वेश्चन 10 नंबर का है और उसमें कितनी चीजें पूछी गई हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पूछ ली गई हैं एक साथ। अब जरा ठीक है जानवी, अभी बाद में मैसेज करिएगा, ठीक है, अभी पहले सबक चुपचाप पढ़ लीजिए, ठीक, क्योंकि फिर ऐसे में ना पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। चलिए और जो 55,000 वाला है जो कठिन है, उसमें 5 नंबर दिया गया है, परिभाषा पे, प्रकार पे, और जो एक महत्व है उसपे, परिभाषा पे 1 नंबर, दूसरे वाले पे 2 नंबर, तीसरे वाले पे 2 नंबर, और जो कठिन है उस पे कितना नंबर दिया जा रहा है, 5 नंबर दिया जा रहा है। वो कठिन है, भी टाइम भी उसमें लगेगा खैर करने में। ओके, अब चलिए हम लोग पहले रफली क्या करते हैं, समझ लेते हैं इनका नियम क्या है। अभी मैंने आपको बताया अर्नेस्ट एंजल ने क्या किया है, मद दिया है, ठीक है। ओके, अर्नेस्ट एंजल ने क्या किया है, मद दिया है। ओके, ठीक है। अब पहले तो अच्छा हम लोग ये सीख लें कि ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, ये जो हम लोगों ने एक बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम इसे जोड़ेंगे। आप लोगों ने जो अभी मैं कुछ कॉपियां दिखाऊंगी, बच्चों ने बहुत अच्छा कनेक्ट भी किया, नो डाउट, बहुत शानदार लिखा हुआ है, प्रस्तावना बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट जो चाहिए वो लिखा हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको जोड़े तो हम कैसे जोड़ पाएंगे, हम इसे जोड़ेंगे। अर्नेस्ट एंजल एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 1857 में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन स्तर के अनुकूल व्यय का निर्धारण किया है। इसे ही उपभोग का नियम कहते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन के लिए जर्मनी परिवारों को चुना था, साथ ही 5 मद, ठीक है। और अब आप यहाँ पर प्रथम भोजन, द्वितीय वस्त्र, तृतीय आवास, चतुर्थ ईंधन प्रकाश एवं 5वां स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन को रखा था। एवं एवं अब इसको थोड़ा सा और चाहें तो बढ़ा सकते हैं, एवं मतलब समझ रहे हैं ना, और बच्चों ने ये लिखा भी है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कहाँ के हैं, कब इन्होंने थियोरी दी है, इनकी थियोरी को कहा क्या जाता है, इनका जो अध्ययन है वो किन परिवार, और ये सब 1 लाइन वाले क्वेश्चन है, आपने सब किया है। अगर आप प्री में बैच नहीं भी पढ़ी है ना तो भी कोई इशू नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत बार ये सब करवा रखा है। जर्मन परिवारों को ही चुना था। इनका सिद्धांत कैसा था, तो एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत था इनका, ठीक है। आप लीजिए लिखिए कि साथ ही 5 मद ये इनको रखा था, एवं 3 आय समूह, ठीक है, एवं 3 आय समूह। अब फिर से लिख दीजिए, प्रथम इनका था निम्न, ठीक है, निम्न। द्वितीय इनका क्या था, द्वितीय आपका द्वितीय में आपका मध्यम, एवं तृतीय में उच्च या धनी वर्ग को रखा था, ठीक है। ये आप प्रस्तावना में लिख दिए, क्लियर, ठीक है मेरी बात। जो चीजें अभी आपने पीछे पढ़ी हैं वो चीजें आपने यहां लिख दी, ओके। अच्छा अभी आप देखिएगा, ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको बच्चों की कॉपी दिखाऊंगी, वो भी यही सब लिखे हैं। किसी ने जन्म मृत्यु भी मेंशन किया है, किसी ने इसी चीज को किसी दूसरे वे में लिखा यही सब है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से, और सबने सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है, अच्छा लिखा है। अच्छा, ये हमने पीछे ये जो तमाम सारे बिंदु पढ़े थे ना, इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। जर्मन अर्थशास्त्र लिखे ही, जर्मनी परिवार पे अध्ययन किया था, लिख ही दिया। ये 1957 में इनकी थ्योरी आई ही थी, ये एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है, आप बता ही दिए, ठीक है। ये इन 5 मत बता ही दिया, उपभोग का नियम कहा ही जा रहा है, आपने आय समूह बता ही दिया, सारा पॉइंट आपने क्या कर दिया उसमें डाल दिया है, ठीक है।
अब चलिए अगर हम थोड़ा सा और देखें ना, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अभी तक तो हमने प्रस्तावना प्रस्तावना लिखी, अब इनका नियम क्या है, एक्चुअल में इनका नियम क्या है वो जरा देखिए। इनके नियम में 5 मद है, और अगर आप चार्ट बना दे रहे हैं इट इज वेरी गुड, क्योंकि इनका चार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, इनका चार्ट बहुत इजी है, आप बनाएंगे तो बहुत कम समय मिल जाएगा, बल्कि लिखने में ज्यादा समय आपको लगेगा। कुछ बच्चे लिखे भी अच्छा लिखे, मैं अभी दिखाऊंगी, बट अगर आप इसका सीधे सीधे चार्ट बना दे रहे हैं तो ये क्या है, और अच्छा है। अब जैसे चार्ट इनका कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मद लिख देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास अब मद इनके कौन कौन से थे आपको पता है, जैसे मैंने पीछे फोटो या एग्जैक्ट लगा दी है। ठीक है, ये देखिए यही है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ओके, इसमें कुछ कठिन नहीं है, आपने सीधे इसको क्या कर दिया, उतार दिया है। क्लियर है, सावित्री देवी जी कुछ चीजें तो लगानी पड़ेंगी ही ना। ओके, अब भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, व्यय का प्रतिशत है निम्न आय वर्ग, मध्यम और धनी। ठीक है, ओके। निष्कर्ष आपको पता है, आप निष्कर्ष यहाँ पर लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका जो निचोड़ है उसको आप लिख सकती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा देखिए, सॉरी 26 मार्च है, 26 मार्च, ममता देवी जी। अब आप चाहें तो आप क्या करिए, ये लिखिए, अगर आप नहीं चाह रही हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एज इट इज किताब से फोटो क्लिक करके यहाँ पर रखी हुई है। भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन। ठीक है, ओके। निम्न वर्ग कितना खर्च करता है, 60। मध्यम वर्ग कितना करता है, 55। उच्च वर्ग कितना करता है, 50 करता है। ठीक है, वस्त्र पर जो जितना निम्न वर्ग करता है उतना ही मध्यम वर्ग करता है और उतना ही उच्च वर्ग कर रहा है, जबकि आवास पर भी जितना निम्न वर्ग उतना ही मध्यम वर्ग और उतना ही आपका धनी वर्ग भी करता है। प्रकाश ईंधन में भी जितना निम्न वर्ग उतना ही मध्यम वर्ग उतना ही उच्च वर्ग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन में जो निम्न वर्ग है वो कम खर्च कर रहा है 5%, मध्यम वर्ग उससे ज्यादा 10%, और सबसे ज्यादा अमीर वर्ग कर रहा है कितना, 15% कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है मैम, चार्ट से कॉपी मिस पे ज्यादा लेना नहीं लग, आपको कुछ 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 चीजें बनानी होंगी ना, उतनी जगह रहेगी आपके पास, आप थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है नहीं जगह है तो आप लिख लीजिए, सीधे यही बात आप लिख भी सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए हमने ये देख लिया, ये ठीक है। इसी चीज को आपने पहले सबसे पहले क्या किया था, आपने ये प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना के बाद आपने सीधे ये चार्ट बना दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप चार्ट नहीं बनाना चाह रही हैं, जैसे अभी आप लोगों ने कोई कहा, ठीक है, कि स्पेस ज्यादा लगेगा, तो पहली बात तो ये बना देना चाहिए। आपको लिखने में समय भी तो कम लगेगा, अभी यही चीज आप लिखने बैठेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, और ये तो आपको याद भी है। अरे अभी प्री में एक क्वेश्चन भी आया था इसमें से, बताइए, आपको याद है एक स्टेटमेंट अभी प्री में आया था अर्नेस्ट एंजल का ही। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, अगर हम आप ये बनाना चाहें ठीक है, नहीं बनाना चाह रही हैं कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर हम इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो आपको रट गया होगा, 3 ही महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं और इन्हीं तीनों में से एक आपसे पूछ लिया गया था। 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, या इस चार्ट को जब आप समराइज करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है। इस चार्ट को समराइज करने पे आपको ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जैसे ये तो निम्न वर्ग है, आय कम है, उससे ज्यादा मध्यम वर्ग की होगी और उससे ज्यादा अमीर वर्ग की होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यही निकल करके आता है ना कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर होने वाला जो व्यय है वो क्या है, घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है, आप देख पा रही हैं, जो निम्न वर्ग है वो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, जबकि मध्यम वर्ग अपनी आय का 55% ही खर्च कर रहा है, और अमीर वर्ग अपनी आय का सिर्फ 50% ही खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आपका एक स्टेटमेंट तो अपने आप निकल जाता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर होने वाले खर्च के प्रतिशत में
कमी आती है, घट जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है आपका, ये जो यहाँ पर वस्त्र है, आवास है, ईंधन और प्रकाश है, यह तीनों में जैसे जैसे आय बढ़ेगी, या चाहे निम्न आय वर्ग वाला हो, मध्यम हो, धनी हो, इनका जो व्यय है वो क्या होता है, ठीक है, वो आपका बराबर रहता है। मतलब उसमें कोई चीज नहीं बदलती, तीनों वर्ग ही एक समान खर्च करते हैं। अब चाहे आपका निम्न वर्ग हो जाए, चाहे मध्यम, चाहे धनी, ये आप देख रहे हैं प्रतिशत जो व्यय है वो एक बराबर रहेगा, स्थिर रहेगा, कोई भी वर्ग हो, ठीक है। जबकि शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन में क्या होता है, तो शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे होने वाला जो व्यय का प्रतिशत, भाई व्यय बढ़ेगा तभी प्रतिशत बढ़ेगा, इट इज अंडरस्टेबल, ठीक है। तो व्यय का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। निम्न आय वाला सिर्फ 5% अपनी कुल आय का किस पर खर्च करता है, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन पे, जबकि जो मध्यम वाला है वो कुल आय का 10%, और जो धनी वर्ग है वो कुल आय का 15% खर्च करता है, ठीक है। कुल मिला के यही तीन चीजें निचोड़ में निकलती हैं, ठीक। तो अगर आप ये बना रहे हैं, बना लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप नहीं बना रहे हैं विद एनी रीजन, आपके पास समय नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, परिस्थिति पे भी निर्भर करती है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में चार्ट नहीं बना रहे हैं तो ये एक आसान चार्ट है, आपको आ रहा है, याद है, आप इसको बना लीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ 16 है, कहाँ 18 है, 5 है, छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये छोड़ देने वाला आदत बहुत अच्छा नहीं होता है। वो तो मैं आपको एक परिस्थिति बताती हूँ कि हाँ मान लो अब नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे में कुछ तो कुछ चाहिए ना हमें सब्स्टिट्यूट, तो आप ये चीज कर सकते हैं, बना लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, आसान है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं, और ये एग्जैक्ट सब में लमसम लमसम ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आप नहीं बना रही हैं या आप बना भी रही हैं और आपको लॉन्ग में आंसर करना है, बजट क्या है, अर्नेस्ट एंजल को सविस्तार समझाइए, तो आप इसका चार्ट बना देंगी, उसके बाद आप ये चीज ना लिखेंगी। कैसे लिखेंगी, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय घट जाता है। अब कोई कह रहा था व्यय नहीं, व्यय प्रतिशत, देखिए अगर व्यय घट रहा है तो भाई व्यय आप जैसे आप 100 रुपए में खर्च करिए 60 रुपए, तो 60 रुपए का परसेंट भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो बात वही है, तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय क्या होता है, घट जाता है। दूसरा, वस्त्र आवास ईंधन प्रकाश पर होने वाला व्यय सभी वर्ग में समान होता है। स्वास्थ्य शिक्षा व मनोरंजन पर होने वाला व्यय जैसे जैसे आय बढ़ते जाता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इसी में से एक लाइन, ठीक है, ओके, इसी में से एक लाइन आपकी एलटी प्री में पूछी गई थी, आपको याद होगा, आपकी नोट्स वगैरह में भी ये सब लिखा हुआ है, ठीक। मेरी इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, प्रस्तावना डाला, आपने उपभोग के नियम का जो अर्नेस्ट एंजल का चार्ट है वो चार्ट बना दिया, उस चार्ट का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस तथ्य को आपने लिख दिया। यही तीन बातें घूम फिर करके आपको हर किताब में हर जगह देखने को मिलेंगी, आपने वो चीज लिख दी, ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो तथ्य आपने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था कि अर्नेस्ट एंजल के नियम का महत्व बताइए, है ना। अब महत्व क्या है, आप देखिए यहाँ पर महत्व लिखा हुआ है। महत्व को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जीवन स्तर के मापन हेतु, हालांकि ये जो आपका अर्नेस्ट एंजल, अच्छा देखिएगा, इसको एंगल भी कई कई जगह लिखा है, ये जो आपका अभी क्वेश्चन पूछा था ना, ओके, जो अभी मैं आपको पीछे दिखा रही थी हरियाणा वाला क्वेश्चन, देखिए उसमें ये देखिए, ठीक है, तो ये इसको कहा गया है एंगल्स नियम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एंगल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये एंजल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि ई से लिखा हुआ है तो एंगल ही, जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगी तो ये एंगल ही होगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए कि कोई कोई और है, वही बात है। चलिए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके महत्व के बारे में। हालांकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसकी कमियां ज्यादा हैं, ठीक है, ओके। कोई कह रहा है मैम महत्व तो नहीं बोली थी, अच्छा मे भी हो सकता है ना बोले हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मुझे लग रहा है कि मैंने महत्व बोला था। खैर अगर नहीं बोला था तो भी कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अगर एंजल के नियम के महत्व की बात हो रही है, ठीक है, तो इनके महत्व
भी है। क्या क्या महत्व है? जीवन स्तर के मापन में ये सहायक है। जैसे देखिए, एंजल के नियम के अनुसार भोजन का व्यय का अनुपात जितना कम होता है, जीवन स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। इसलिए यह नियम जीवन स्तर को मापने का एक महत्वपूर्ण आधार है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अगर हम थोड़ा डिस्कस करें इस वाले पॉइंट को, तो आपने अभी पीछे पढ़ा है, पीछे आपने क्या पढ़ा है? पीछे आपने पढ़ा है कि जो निम्न आय वाला है, ठीक है, वह भोजन पे कितना खर्च कर रहा है? वह भोजन पे खर्च कर रहा है 60%, जबकि मध्यम आय वाला 55, और जो धनी वर्ग है वो खर्च कर रहा है 50। अब ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति, आप ही हैं, आपको मैं 100 रुपए दूं और उस 100 रुपए में 60 रुपए आप सिर्फ भोजन पे खर्च कर दी, ठीक है, तो बच्चे 40 रुपए में आपको सब देखना है। ठीक है, बच्चे 40 रुपए में आपको क्या करना है? सब देखना है। उसी में आपको बिजली, ईंधन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इसके अलावा भी बहुत सारे मद हैं, सब देखना है। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप 40% में सब देख लेंगे और वो भी बहुत अच्छे से? नहीं। यहाँ पर मध्यम वर्ग है, इसके पास 45% बच रहा है, इसके पास बच रहा है 40, इसके पास बचेगा 45 और इसके पास बचेगा 50। तो सिंपल सी बात है भाई, जो 50% वाला है उसने अपना सिर्फ 50% ही भोजन पर खर्च किया हुआ है, तो उसके पास 50% बच रहा है, जो कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पे व्यय करेगा, है ना। बचत की बात इन्होंने की ही नहीं है, खर्च सबका 100% ही होना है। ओके, खर्च सबका होना ही है। तो आप सीधे बताएंगे कि निम्न, मध्यम और धनी वर्ग की बात करें तो जीवन स्तर के मापन में सहायक है। अब सिंपल सी बात है, एंजल के नियम अनुसार भोजन पर व्यय का अनुपात जितना कम होगा, अब देखिए धनी वर्ग का सबसे कम है, जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये तो पहला महत्व हो गया। दूसरा, पारिवारिक बजट एवं गृह प्रबंधन में इसकी उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत परिवार को आय के अनुसार उचित बजट निर्माण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और भविष्य की योजना, अब चाहे वो बचत हो चाहे निवेश में सहायता करता है। हालांकि हमें इतना पता है कि इनके में बचत की बात नहीं है, आप ये वाला पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, बचत निवेश इन्होंने नहीं जिक्र किया है। ठीक, तो पारिवारिक बजट बनाने में, गृह प्रबंधन में उपयोगिता इसकी सिद्ध हो गई। ठीक है, जिसके पास आय जैसी है वो वैसा ही बजट बनाएगा। ठीक है, इनके पास कम थी तो ये कम में बजट बना रहे थे, इनके पास मध्यम था, मध्यम में, उच्च था, उच्च में बना रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है गरीबी एवं संपन्नता के अध्ययन में सहायक। अब देखिए, गरीब परिवारों में भोजन पर व्यय का अनुपात अधिक होता है कि नहीं होता है? 60% गरीब परिवार भोजन पर खर्च करता है, जबकि संपन्न परिवारों में कम होता है। संपन्न परिवार यानी धनी परिवार 50%। इस आधार पर गरीबी रेखा, आर्थिक विषमता और सामाजिक वर्गों का अध्ययन किया जा सकता है। पोषण स्तर के आकलन में महत्व। ठीक है, ओके, देखिए भोजन पर होने वाले व्यय से परिवार के पोषण स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सामाजिक आर्थिक अनुसंधानों में भी उपयोग किया जा सकता है कि गरीब परिवार कैसे व्यय कर रहा है। अब डाटा यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो गरीब परिवार कैसे खर्च कर रहा है, अमीर परिवार कैसे खर्च कर रहा है, मध्यम श्रेणी का परिवार कैसे खर्च कर रहा है, तो उसमें यूज हो रहा है आर्थिक विकास का संकेतक। अर्थात किसी देश में जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर व्यय का अनुपात घटता है। इसीलिए एंजल का नियम आर्थिक विकास और समृद्धि का संकेत देता है। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिए, इसके महत्व लिख दिए हैं। ठीक है, ये इनके महत्व हो गए। अगर आपके पास समय है तो आप डिस्क्राइब करिए, अदरवाइज आप पॉइंट डाल करके लिख दीजिए क्या है इनके महत्व। तो आपका पहला है जीवन स्तर के मापन में सहायक, पारिवारिक बजट एवं गृह प्रबंधन में इसकी उपयोगिता, गरीब एवं संपन्नता के अध्ययन में सहायक, पोषण स्तर के आकलन में महत्व, और फिर सामाजिक आर्थिक अनुसंधान में उपयोग, आर्थिक विकास का संकेतक। ठीक है, क्लियर? मेरी इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए दोष क्या है।
तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जान लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखते ही एक्सप्लेन करिएगा। अगर जैसे आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छा भी किया है, अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में जा रहा है तब आप 200 को एक्सप्लेन करने बैठ जाइए, ठीक है। अदरवाइज आप पॉइंट पॉइंट लिख सकती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इनका अर्नेस्ट एंजल ने क्या नहीं किया है, तो बचत का प्रावधान नहीं दिया है। सबसे बड़ा, सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है, ठीक है, तो वो आपको दिख ही रहा है। सबसे बड़ा दोष यही है कि उन्होंने कहीं पर भी बचत का प्रावधान नहीं दिया है। दूसरा, शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के व्यय समान नहीं होते हैं। इन्होंने जैसे प्रकाश, वस्त्र, ईंधन सब पर एक ही लगा दिया है, लेकिन शहरी में महंगाई ज्यादा है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी शहरी भत्ता देती है, जो मैं आपको शायद कल ही बता रही थी कि अगर आपकी टीजीटी में नौकरी लगती है और आप शहर में हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 60 के लमसम होगी, लेकिन अगर आप गांव में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपकी सैलरी 55-56 होगी, ठीक है। तो तो आप जरा ये भी देखिए, ठीक है, ओके। अब जरा ये भी देखिए, दोस्त नहीं पूछा है तो भी बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही बताइए, ठीक है। ओके, अब दोस्त नहीं, मतलब मान लीजिए लिखा हुआ है वर्णन करिए, तो आप ग्राफ बना करके एक लाइन लिख दीजिए इन्होंने दोस्त नहीं है, लेकिन जहां लिखा है कि दोस्त को बताइए, वो फिर एक्सप्लेन करिए। अभी आपको मैंने पीछे बताया था ना कि नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि क्वेश्चन में। तो दोष है तो बचत का प्रावधान नहीं है पहला। शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के व्यय समान नहीं होते हैं, शहर में अलग है, गांव में अलग है, ठीक है। परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन के स्तर की अनदेखी। ये बताइए, जिस कोई धनी ही है, ठीक है, उसके परिवार में अगर 40 लोग हैं या मान लीजिए 20 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो उसका और धनी परिवार का ही जहां पे सिर्फ 3 लोग हैं, उनका क्या एक बराबर खर्चा रहेगा? नहीं। तो परिवार में लोगों की संख्या उनके रहन सहन का स्तर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन के स्तर की अनदेखी। फिर भविष्य की आवश्यकताओं एवं आकस्मिक आवश्यकता पूर्ति उपाय नहीं। इन्होंने बचत की बात ही नहीं की है, और जब हम बचत करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, तभी तो हम अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वो क्वेश्चन आपने देखा है ना, कई बार आया है, बचत क्यों आवश्यक है, तो आप आंसर करती हैं भविष्य एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है। तो अब जब इन्होंने बचत की बात की ही नहीं है, तो भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक आवश्यकता पूर्ति का उपाय इसमें है ही नहीं कुछ। यह नियम पूरी तरीके से आय पर केंद्रित है, ठीक है, जबकि अन्य कारक जैसे परिवार का आकार, उनका स्वास्थ्य, परिवार की पसंद भी बजट को प्रभावित करती है। ये आपने 5 दोष लिख दिए हैं, ठीक है, ओके, ये आपने 5 दोष लिख दिया। अब आप चाहें तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग में आंसर आया है, आपका क्वेश्चन मतलब कम शब्द में आपको लिखना है, जगह कितनी है, ये सारे फैक्टर आपकी आंसर राइटिंग को प्रभावित करेंगे, ठीक। चलिए, अब हमने सबसे पहले देख लिया अर्नेस्ट एंजल की जो प्रस्तावना है, जो उनका उपभोग का नियम है वो देखा, फिर जो टेबल उन्होंने दिया है वो देखा, इन इस उपभोग के नियम का महत्व देखा, इसके दोष देख लिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे अंतिम अर्थात निष्कर्ष पे। एंजल का उपभोग का नियम यह स्पष्ट करता है कि परिवार की आय और उपभोग व्यय के स्वरूप में में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती वैसे वैसे परिवार की प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। भोजन जो कि एक मूल आवश्यकता है, उस पर व्यय की एक सीमा होती है, इसीलिए आय बढ़ने पर भोजन पर व्यय का अनुपात घटता जाता है। अच्छा, अब जरा ये देखिए, ठीक है, कि अगर आपने ये लाइन पीछे लिखी हुई है, ये आपने जो जो आपने वो लिखा है ना, महत्वपूर्ण तथ्य 3 ही तो हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, भोजन पर होने वाला व्यय घटता जाता है। आय वृद्धि क्या, आय वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सॉरी, पहला वाला स्टेटमेंट था, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, भोजन पर होने वाला व्यय घटता जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था स्वास्थ्य, शिक्षा और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पर जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, होने वाला व्यय प्रतिशत बढ़ जाता है। और तीसरा आपका था ये जो आपका वस्त्र है, आवास है, ईंधन, बिजली है, इस पर व्यय समान रहता है। यही 3 स्टेटमेंट थे, इनके निचोड़ यही 3 आता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको लग रहा है ना कि
यहाँ से भोजन वाला हमने लिखा है कि भोजन जो एक मूल आवश्यकता है उस पर व्यय की एक सीमा होती है, इसीलिए आय बढ़ने पर भोजन पर व्यय का अनुपात घटता जाता है, और आपने पीछे ये चीज लिख दी है, तो आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक लिखिए, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एंजल का उपभोग का नियम आर्थिक विकास, जीवन स्तर, गरीबी, समृद्धि और उपभोक्ता व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि कुछ सीमाएं हैं, इनकी सीमाएं भी है ना, बचत की बात नहीं की है, पूरा फोकस आय पर ही कर दिया है। ठीक है, शहरी ग्रामीण परिवार की संख्या इत्यादि को इन्होंने अनदेखा किया है, इन सब पर इन्होंने चर्चा नहीं की है, जबकि ये सब क्या करते हैं, आपके बजट को प्रभावित करते हैं। तो आपने सीधे लिख दिया, यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी गृह प्रबंधन अर्थशास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन में यह आज भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रासंगिक है। ठीक है मैम, दोस्त में हेडिंग डालें, हाँ हाँ। अब आप ये देखिए, आप थोड़ा सा हेडिंग डाल देंगी ना तो एग्जामिनर का की नजर वहां तक पहुंचेगी, उसको भी ढूंढना होता है, जब वो कॉपी चेक करने बैठेगा ना तो उसको भी पता होता है कि ये चीज 1 नंबर की है, ये 2 नंबर की है, इस पे 3 नंबर देना है। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्या मेरी यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बताइए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी थी। ठीक, ओके, प्रस्तावना लिख दिया, हेडिंग डाल दिया, इनका नियम इस प्रकार है, और सीधे हमने ये जो नियम का हमारा चार्ट था वो हमने बना दिया। देन महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिए, 3 महत्वपूर्ण इनके तथ्य हैं वो लिख दिया, 3 नहीं यही है ही। ठीक है, इसके बाद हमने महत्व हेडिंग डाला, 5-6 महत्व अगर समय है या लॉन्ग में पूछा गया, देखिए बहुत लॉन्ग और शॉर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पे विस्तार करने को लिखा है वहां आपको विस्तार करना पड़ेगा, नहीं कहा है तो पॉइंट डालिए। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने बताया इसका महत्व क्या है, और फिर आपने इसके दोष को बता दिया, और अंत में निष्कर्ष लिख दिया, हो गया। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा 1 मिनट और रुकिए। अब हम लोगों के पास वो जो हरियाणा वाला क्वेश्चन आया था ना, उसको समझिए। अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो भैया देखो टाइम लगेगा खूब, क्योंकि वो क्वेश्चन 10 नंबर का तो है, लेकिन उसमें मैटर भी बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब परिभाषा पूछा है तो आप ध्यान रखिए, 1 नंबर का है तो 1 नंबर तक का ही लिखेंगे, वो तो उसको नहीं वो करने लगेंगे। आप समझिए इस चीज को कि नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिर बता रही हूँ, कम लिखिए लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करिए, एक भी पॉइंट छूटे ना। आइए, क्वेश्चन में यही था ना, जो बाकी तो बजट था वो तो हम लोग पढ़ेंगे, जो एंजल का नियम था उसमें से ये उठाया गया था, 55,000 रुपए मासिक आय वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एंजल के उपभोग के नियम का उपयोग करके बजट तैयार करें। यही था ना, बताइए। ओके, क्वेश्चन यही था जो अभी पीछे हमने आपको दिखाया था। ठीक है, अनुष्का जी क्लास 1 से देखिए। हम्म, ठीक है, चलिए। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, पहले आप लोग मुझे खुद बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको कैसे क्या करना है। मैं चैट ऑन करती हूँ, फालतू बात मत करिएगा, सिर्फ एक दूसरे की बात देखिएगा कि ये कह क्या रहा है व्यक्ति, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग का दिमाग कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, बताइए कहाँ तक आपका दिमाग पहुंच रहा है, किसमें हमें करना क्या है। ठीक है, 55,000 रुपए मासिक आय वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एंजल के उपभोग के नियम का उपयोग करके बजट आपको तैयार करना है। ठीक है, प्रतिशत निकालकर इसका वर्गीकरण करेंगे, इसको गुणा भाग करके डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने कॉपी है, क्वेश्चन है, जरा आप करिए, करने की कोशिश करिए कैसे क्या होगा। मैम किस नंबर पे सेंड करना है बताइए। ठीक है, बता देंगे, परसों वाली क्लास देखिए उसमें बताया भी है। अर्नेस्ट के एंजल का पूरा चार्ट बना देंगे, फिर उसमें 55,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 55,000 वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल 10th की किताब में दिया है। हाँ, ये नियम है 10th में, नियम है ये वाला, क्योंकि उसमें भी नहीं
55,000 को 5 मदों में डिवाइड करेंगे पहले। 27,500 रुपए फूड के लिए आएगा। अच्छा, प्रतिशत निकालकर ग्राफ बना देंगे। चलिए ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम इसको समझें, इस पूरे ये जो आपका ग्राफ बना हुआ, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसको हम देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा। ठीक है, बचत नहीं होगी इसमें भी, नहीं नहीं, इसमें भी सीधे आपको अर्नेस्ट एंजल के हिसाब से ही रखना है। जैसा अर्नेस्ट एंजल ने बताया है वैसा ही आपको क्या करना है, इसमें रखना है। ठीक है, अब रुकिए, मैं वो वाली स्लाइड ले आऊं जहां पर हम लोगों ने अर्नेस्ट एंजल का ग्राफ देखा है। ये देखिए, यही ग्राफ है। ठीक है, मध्यम वर्ग की बात की गई है। चलिए, अब हम पूरा चार्ट वार्ट नहीं बनाने लगेंगे, हमें सिर्फ मध्यम वर्ग की बात करनी है। अर्नेस्ट के एंजल में हमें पता है क्या दिए गए हैं, मद दिए गए हैं। ठीक है, मद दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। सबसे पहली लाइन यहाँ ये लिख दिए, और हमें पता है कि इनके मद हैं कौन कौन से। तो प्रथम मद तो इनका भोजन का ही है। ठीक है, द्वितीय मद क्या, जो मैं पूछती चल रही हूँ वो तुरंत तुरंत बताते जाइए। द्वितीय मद क्या है, अर्नेस्ट एंजल के उपभोग का जो नियम है, इसका जो सेकंड वाला मद है वो क्या है, वो वस्त्र है। ठीक है, तीसरा मद क्या है, आवास से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम मद क्या है, 1 लाइन विथ 4 ऑप्शन में। अर्नेस्ट एंजल का पांचवा मद क्या है, दूसरा मद क्या है, ध्यान रखिएगा। प्रथम मद भोजन, दूसरा है आपका वस्त्र, तीसरा है आवास, चौथा है बिजली, ईंधन, प्रकाश ईंधन। ठीक है, चौथा है प्रकाश ईंधन, पांचवा है स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। यही है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन है। अब आप मुझे बस इतना बताइए, इनका पीछे आपने देखा है तो पहले निम्न वर्ग है, फिर मध्यम वर्ग है, और फिर उच्च वर्ग है। जैसे यहाँ पे है, देखिए, पहले निम्न वर्ग, फिर मध्यम, फिर उच्च। आपको ये नहीं करना है अब। ठीक है, आपको सीधे क्या करना है, बात यहाँ पर मध्यम वर्ग की गई है ना, तो आप सीधे लिखेंगे एंजल के, ठीक है, एंजल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय आय वाले परिवार के व्यय का प्रतिशत, मध्यम वर्गीय आय वाले परिवार का प्रतिशत। ठीक है, परिवार मतलब आप पेन से लिखेंगे तो आपके पास जगह बचेगी, मेरा तो चूंकि मोटा है तो मर्ज हो रहा होगा। ठीक है, परिवार का व्यय प्रतिशत में ही है तो प्रतिशत। भोजन पर मध्यम वर्गीय कितना खर्च करता है, आप बताइए। धनी तो करता है 50, धनी वर्ग करता है 50, मध्यम वर्गीय कितना करता है, मध्यम वर्गीय खर्च करता है 55%। जबकि कपड़े पर कितना खर्च करता है, कपड़े पर खर्च करता है 18%। जबकि आवास पे 12%, और जो प्रकाश ईंधन है इस पर 5। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पे अमीर वर्ग खर्च करता है 10%, 15%, मध्यम 10, और जो गरीब है वो 5% करता है ना। ओके, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की कर रहे हैं, तो मध्यम वर्ग कितना करता है स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पे 10% खर्च करता है। इतनी मेरी बात ठीक है, इतना तो आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो भैया पढ़ो लिखो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया 55,000, ठीक है, 55,000 रुपए आय वाले मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यय प्रतिशत एंजल के
व्यय प्रतिशत के अनुसार, क्योंकि एंजल के ही नियम को आपको इधर लिखना है, ठीक है, व्यय प्रतिशत के अनुसार। अब आपको पता है क्या करना है, जो बच्चे बता रहे थे ना परसेंट निकालना है, बिल्कुल आपको परसेंट निकालना है। अब ये बताइए 55,000 का 55% कितना होगा? 55,000 का 55% कितना होगा? अब प्रतिशत निकालना आता है कि नहीं आता है, पहले ये बताइए। 55,000 का, हाँ अपनी कॉपी पे करके बैठे, बहुत बढ़िया अमित यादव जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चे निकाल लिए हैं उनका बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखें कि 55,000 का 55% कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने देखा था 55% ही खर्च हो रहा था, है ना, यही तो खर्च हो रहा था। बताइए, बात मेरी समझ में आ रही है ना? आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने निकाल लिया 30 250, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल आपको ऐसे ही क्या करना है, निकालना होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या, हमें लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, 55% निकाल रहे हैं, ठीक है। और प्रतिशत निकलता कैसे है, जितना आपको यहाँ पे जितना प्रतिशत निकालना है गुणे 100, और कितने में निकालना है, तो आपको निकालना है 55,000 में, ठीक है, ओके। 55 बटा 100 गुणे इधर 55,000, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब गुणा कर दीजिए, और जब आप गुणा करेंगी तो आपके पास कितना निकल करके आएगा, आप जो बता रही थी ना 30 250, मतलब 30,250 निकल करके आएगा। ये किसका हो गया, पहले वाले का हो गया, जो आपका भोजन था, ठीक है। गुणा करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा, ठीक। अच्छा, जबकि जो दूसरा मत था वो कौन सा था, वो वस्त्र का था, ठीक है, वो किसका था, वस्त्र का था। और वस्त्र पे कितना प्रतिशत खर्च हो रहा था, बताइए। अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े पे हम लोग कितना खर्च कर रहे थे, देख लीजिए, वस्त्र पे हम 18% खर्च कर रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका 18% निकालना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही क्या करेंगी, इसका 18% अगर आपको निकालना है तो आपने सीधे क्या लिखा, 18 बटा 100 गुणे 55,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिया, काट दिया। अब क्या करेंगी, अब गुणा कर देंगी, कैसे करेंगी, 550 गुणे 18, ठीक है। अब 550 में 18 का गुणा करिए, जो गुणा करने पे आएगा वो क्या हो गया, वस्त्र के लिए हो गया, ठीक है, क्लियर। वो किसके लिए हो गया, वस्त्र के लिए होगा। और जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा 9,990 आएगा, ठीक है, कितना, सॉरी 9,900 आएगा, ठीक, ये हो गया। और ठीक ऐसे ही जब आप तीसरे मत की बात करेंगी, यानी कि आवास की बात करेंगी, तो आवास पे कितना प्रतिशत दिया है, ये तो ये हो गया, ये वाला हो गया। आवास की जब हम बात करेंगे तो आवास पे कितना प्रतिशत हम लोगों ने दिया था, आवास पे दिया है मात्र 12%, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आवास का प्रतिशत है 12, तो 12 बटा 100 गुणे 55,000, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या कर दी, घटा दी। अब क्या करेंगी, गुणा कर देंगी, 550 गुणे 12, और जब 550 का आप गुणा करेंगी ना 12 में, तो आपके पास क्या आएगा, 6,600 आएगा, ठीक है, 6,600 आएगा। गुणा करना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब आप दो से यहाँ पे जीरो कर दी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आपने लिख लिया, हाथ में लगा एक 5, और 5 दूनी 10, हाथ में एक लगा ही था, 11 हो गया। फिर इसके बाद से एक जीरो का जीरो हो गया, फिर एक पंजे 5, फिर एक पंजे 5, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 एक 6 हो गया, और फिर ये आपका 5 एक 6 हो गया, 6,600 रुपए। मतलब ये तो आप कर ही लेंगे जो गुणा करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो चौथा मद है वो आपका क्या है, वो है आपका प्रकाश और ईंधन का। और प्रकाश और ईंधन पे कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 5% खर्च हो रहा है, ठीक है। अब 5%, 5 गुणे 100 गुणे 55,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जब आप 5 का गुणा करेंगी 550 में, तो आपको आएगा 27,050 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 27,050 रुपए आएगा। जबकि जो आपका पांचवा मद है, ठीक है, जो आपका कौन सा मद है, पांचवा मद है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन, तो ये जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन वाला मद है, उस पे मध्यम वर्गीय परिवार खर्च करता है 10%,
ठीक है, 10% करता है 10/100 गुणे 55,000। ठीक है, और जब आप इसको करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और फिर ये आपका 1 जीरो ये है, 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब सॉरी, ये आपका 2 जीरो कट गया, 5 खर्च हो रहा था हमारा 10%। 10% में 10/100 कर दिया, फिर कर दिया यहाँ पर 55,000। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया है, हमारे पास जो दिख रहा है वो क्या है, वो हमारा आ रहा है। अब 1 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका आप गुणा करेंगे ना, यहाँ पे मैं कर भी देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये आएगा इतना, मतलब इतना गणित थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो इतना आपका हो जाएगा 5, 5 जीरो यहाँ बचा ही था, एक ही वाला जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5,500। खैर देखिए, 10 आपको गुणा करना है 550 गुणे 10, जीरो जीरो ही हो गया, जीरो फिर जीरो पंजे जीरो, जीरो पंजे जीरो, ये आपने पूरा जीरो जीरो ही निकाल दिया। फिर एक में देखिए, एक जीरो, फिर एक पंजे पांच, एक पंजे पांच, जोड़ दीजिए, जीरो जीरो पांच पांच। ठीक है, अब हमें मिल गया है, हमें मिल गया है कि नहीं मिल गया। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा भोजन वाला था, इस पर हम लोगों ने क्या किया, इतना हमने लिखा ही था पहले। अब यही चीज आप लिख देंगी, कैसे, 55/100 गुणे 55,000 आएगा कितना, आपने अभी पीछे पढ़ा है, कितना आएगा ये गुणा करने पर, आपका गुणा करने पर आएगा 30,250, 30,250। ठीक है, ओके, इतना खर्च किया। फिर आपका इधर देखिए 18 है, तो आप लिखेंगी 18/100 गुणे, सेम वही जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, कितना आया था हमारा, जब हम आवास की बात कर वस्त्र की बात कर रहे थे, तो हमारे पास आया था वस्त्र का 9,900 रुपए, 9,900 रुपए। ठीक है, ये आया था। अच्छा, जब हम तीसरे की बात कर रहे थे, जो कि हमारा 12% वाला है, तो 12/100 गुणे 55,000। ठीक है, आया कितना था यहाँ पे, पीछे देखिए, वस्त्र पे हमने बात की थी ना, वस्त्र पे आया था हमारा, कहाँ गया ये, मैंने कौन सा लिखा है, वस्त्र पे, वस्त्र वाले पे मैंने सेकंड लिखा 9,000। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारा है आवास, जो कि 12% है। आवास वाला हम लोगों ने कहाँ लगाया है, ये लगाया है आवास। ठीक है, अब इसको कितना किया है, यहाँ वाला बताइएगा जरा, कितना किया था, काउंट नहीं किया था क्या, ये वाला सबसे पहले का हो गया, ये हम लोगों ने वस्त्र वाला लगा दिया, ये, ठीक है, ये वाला तीसरा, तीसरा आवास का हो गया, कितना, 6,600 लिखा था ना, यही लिखा था ना, 6,600 आया था। प्रकाश ईंधन वाला तो 5/100 गुणे 55,000। ठीक है, इसका कितना आया था 5% वाले का, तो जो हमने 5% वाला निकाला था, ये रहा, इसका आया था 2750। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2750। ठीक है, ये जो लास्ट हमारा था स्वास्थ्य संरक्षण, जिस जो आपका 10 था, 10% गुणे 100/55,000, और इसका कितना आया था, इसका आया था 5,500 रुपया। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को, एक बार आप देखिए, आप कर पाएंगी ना। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसको टोटल जोड़ेंगी ना, अब जब आप इसको टोटल जोड़ेंगी तो देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, बचत की बात हुई नहीं है। ठीक है, बचत की बात नहीं हुई है, आपको टोटल जोड़ना है, और बचत की बात हुई नहीं, 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए। अब अगर आपको लगे तो आप सीधे क्या करिए, जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 0, ये आपका जीरो ही हो गया, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 0, फिर 0, फिर 5 10 हो गया 0। ठीक, तो आपका देखिए, दो जगह 5 5 है, तो 0 हो गया, एक हासिल में लगा है, फिर आपके पास 2 है, 2 के बाद यहाँ पर देखिए 9 है, तो 2 एक हासिल था, 3 9 और 3 कितना हो गया, 9 10 11 12 हो गया, फिर देखिए 6 है, 12 6 18 हो गया, 18 में 7 जोड़ दिए, 18 में 18 19 20 21 22 23 24
एक 25 हो गया, फिर 5 जोड़ दीजिए, 25 5 30 होता है, तो आपका ये हो गया जी 30 आपका हो गया, जीरो लिख दिया, 3 हासिल हो गई, ठीक है, ओके। और फिर जब आप सबसे लास्ट में जोड़ेंगी तो आपका 55 आ जाएगा, यानी कि कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि बचत का प्रावधान तो था ही नहीं, ठीक है। और आपको बताना भी किसमें था, 55,000 में ही बताना था, आपने सब बता दिया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि भोजन पर होने वाला जो व्यय होगा वो कितना होगा, वो 30,250 रुपया होगा, जबकि वस्त्र पर होने वाला व्यय 9,900 रुपया होगा, आवास पर होने वाला व्यय 6,600 होगा, प्रकाश ईंधन पर होने वाला व्यय आपका 2,750 होगा, जबकि स्वास्थ्य रक्षा मनोरंजन पर होने वाला व्यय 5,500 होगा। क्या ये मेरी बात ठीक है? ठीक है, मेरी इतनी बात क्लियर है? ओके, चलिए अब आपका ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, 55,000 रुपए मासिक आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एंजल के उपभोग के नियम का उपयोग करके बजट तैयार करिए। तो भैया इनका बजट यही है कि ये इतना रुपया किस पे खर्च करेंगी, ये इतना रुपया भोजन पे खर्च करें जिनकी सैलरी 55,000 है, वस्त्र पर ये इतना खर्च कर सकती हैं, आवास पे इतना खर्च करेंगी, प्रकाश पे इतना, इस पे इतना, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। अब ये बताइए, चलिए मान लीजिए आप घर का ही काम कर लीजिएगा, एक आपका एक होमवर्क रहेगा। जैसे यहाँ पे 55,000 लिखा है ना, मैं आपको एक देती हूँ 80,000 रुपया, 80,000 रुपए मासिक आय वाले, क्यों इतना लिखना, क्वेश्चन हमारे पास है ना, चलिए 80,000 रुपए वाले मासिक, 80,000 रुपए मासिक आय वाले एक धनी वर्गीय परिवार के लिए एंजल के उपभोग के नियम का उदाहरण करके बजट तैयार करिए। आपका ये काम हो गया, ठीक है। एक परिवार है जिसका 80,000 सैलरी है, वो उच्च वर्ग का है, उसके लिए आपको सेम यही चीज तैयार करनी है, ठीक है, ओके कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब ये आपका आज का सेशन हुआ। अब जरा आप लोग अपना थोड़ा बहुत काम देख लीजिए, काम देख लीजिए मतलब जो आपने कल किया है और जो भेजा है वो देख लीजिए। रिद्धि पटेल जी, अर्नेस्ट एंजल का नियम क्या है सविस्तार वर्णन करें और 200 को भी समझाएं, ठीक है, ओके। विजुअल है ना, दिख रहा होगा, रुकिए ब्राइटनेस भी थोड़ी कम कर देते हैं। चलिए अब देखिए, लिखा है अर्नेस्ट एंजल एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 1857 में उपभोग का नियम प्रस्तुत किया, जिसे एंजल कर्व के नाम से भी जानते हैं। एंजल ने इस नियम का अध्ययन जर्मन परिवार के लोगों पर किया था। यह अध्ययन इस अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विभिन्न परिवारों को 3 वर्गों अमीर, मध्यम, गरीब तथा 5 मदों भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, प्रकाश एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन में विभाजित किया है। एंजल के उपभोग का नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है। ये लिखा, बहुत अच्छा, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, पढ़ने योग्य है। और इन्होंने फिर क्या कर दिया, सीधे से ये बना दिया, ठीक है, ओके। और बहुत पेज भी नहीं लिए, 2 पेज में इन्होंने सब लिख दिया है। अगर आप इसको संक्षिप्त, जब ये यहाँ ऐसे लिखी है, तो जब आप ये आप करने जाएंगे ना, आप रुचि कोई है यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी रिद्धि पटेल प्रेजेंट है, ओके। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये पूरा चार्ट बना दिया एंजल के मतानुसार। वो जो 3 स्टेटमेंट हम लिख रहे थे ना, 3 स्टेटमेंट लिख रहे थे, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और आय घटने पर बढ़ता है। अब देखिए अब इन्होंने ये चीज एक्स्ट्रा लिख दी है, आय घटने पर बढ़ता नहीं, बस इतना तक ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है। दूसरा, आय कम होने पर विलासितापूर्ण वस्तुओं पर व्यय प्रतिशत कम होता है तथा आय
बढ़ने पर उन पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। सीधे सीधे यहाँ पर अगर ये चाहती तो स्वास्थ्य समायोजन भी लिख सकती थी, बट ठीक है, ठीक है, ओके, बट ठीक है, जो लिखा है वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट इनका है वो है, वस्त्रों पर भी प्रतिशत व्यय आय के सभी स्तरों पर समान रहता है। अब इन्होंने सिर्फ वस्त्र की बात कर दी है। अच्छा, ऊपर भी लिखा हुआ है, आप एक ही, आप चाहती तो आप 3 स्टेटमेंट पूरा लिख देती है, आपको एक सिर्फ चीज बताने के लिए अलग से एक लाइन लिखनी पड़ी है। जैसे आप बता रही थी ना, आय जितनी भी अधिक होगी मकान के किराए, ईंधन, प्रकाश और वहीं पर वस्त्र का प्रतिशत व्यय समान रहता है, बस इतना लिख देती तो 3 पॉइंट में कंप्लीट भी हो जाता और ये आपको 2 लाइन लिखना भी नहीं पड़ता। अच्छा, अब फिर देखिए इन्होंने दोष भी लिखा हुआ है और अच्छा लिखा है। दोष में इनके है क्या, देखिए, डॉक्टर एंजल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत में कुछ दोष हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के दोष निम्नलिखित हैं। मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है। मकान का किराया मध्यम तथा उच्च वर्ग के हिसाब से काफी कम है। मकानों को उच्च एवं मध्यम वर्ग को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखा है, मध्यम एवं उच्च वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। ये कमी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एंजल के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था पर व्यय प्रतिशत नहीं बढ़ता है, किंतु व्यवहारिक रूप से आय वृद्धि होने पर प्रकाश ईंधन के व्यय प्रतिशत में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर इसके बाद एंजल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आजकल बचत बजट का एक महत्वपूर्ण मद समझा जाता है। ठीक है, ये इनका हो गया। फिर निष्कर्ष क्या लिखा है, अतः यह नियम भोजन पर, यहां तक इन्होंने ये अपनी पूरी लाइन लिख दी है, खत्म है ना यहाँ, ठीक है। निष्कर्ष अब क्या लिखा है, अतः यह नियम भोजन पर खर्च का कम अनुपात बेहतर जीवन स्तर या उच्च आय का संकेत है। यह नियम दर्शाता है कि आय के वृद्धि के साथ उपभोक्ता अपनी जरूरतों की आवश्यक वस्तुओं से हटाकर गैर आवश्यक या विलासिता की वस्तुओं की ओर ले जाता है। यह आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर के विश्लेषण के लिए एक आधारभूत नियम है। ठीक है, ओके, इतनी मेरी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप चाहें, हालांकि ये जिस हिसाब से ये लॉन्ग आंसर था जो मैंने दिया था, लॉन्ग आंसर था, और इन्होंने क्या किया है, 2 पेज और यहाँ पर ये वाला इतने में निपटाया है। अब यहाँ पे ये इतना लिख रही हैं, एग्जाम में ये थोड़ा और कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। जितना आप लिखेंगे यहाँ पे उससे घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं एग्जाम में कभी भी। ठीक है, और इन्होंने एक कंप्लीट आंसर भी दिया है, अगर चाहें तो इसमें से कुछ लाइन हटा ही सकती हैं, बढ़ने वाली लाइनें नहीं है, ऑलमोस्ट इन्होंने लिख भी सब दिया, एक अच्छा लिखा है आंसर राइटिंग, इन्होंने बढ़िया की है। अगर ये इसी तरीके से कर रही हैं तो बढ़िया कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये कौन है अगली, नाम ही नहीं लिखा है, खैर कोई बात नहीं, हालांकि नाम लिख देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, ओके मैम, 200 ज्यादा, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी 200 ज्यादा है ना, आप जब इसको वहां लिखेंगे तो वो अपने आप कम होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं होगा। ठीक है मैम, मेरा भी सेम आंसर, हाँ बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही है। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला कि ये चैप्टर भी एक्चुअली इजी है। अब देखिए क्या है, अर्नेस्ट एंजल, अब ये कॉपी किसकी है भैया, कोई अगर है अभी अवेलेबल तो पहचान करके बता दी किसकी कॉपी है। अर्नेस्ट एंजल के नियम को सविस्तार वर्णन करिए, दोस्तों को समझाइए। परिचय इन्होंने लिखा है, जर्मन सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष अर्नेस्ट एंजल ने 1857 में पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके उपभोग का नियम दिया। यह नियम आय और व्यय के बीच खर्च के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण 3 बिंदु लिख दिए और नीचे ये बना दिया है, और फिर इन्होंने दोष को लिखा है। देखिए इतना आपने बना दिया है ना, और महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख दिए, ये लिख दिए। अब मान लो आपको लग रहा है कि नहीं इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपको ना ये जो आपने एक्सप्लेन कर दिया है दोस्त को, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉन्ग में है, आपके पास स्पेस बचा है, तो आप क्या कर दीजिए, ठीक है, ओके, आप इसको लिखिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप पॉइंट डाल के लिख सकती हैं, लेकिन पॉइंट में डालेंगे तो वो 100 वर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बचत की अनदेखी यार कितने लोगों की ये कॉपी है, ठीक है।
अब देखिए, उपभोग के नियम में बचत का कोई प्रावधान नहीं है। समझदार परिवार आय बढ़ने पर सारा पैसा खर्च करने के स्थान पर भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखते हैं। केवल पारिवारिक बजट पर आधारित है। आपका आवास एवं वस्त्र पर स्थिर खर्च का दावा गलत। व्यक्तिगत पसंद, ठीक है। और फिर इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया है। उपभोग का नियम यह बताता है कि जैसे जैसे एक परिवार की आय बढ़ती है, उनके खर्च करने के तरीके में क्या बदलाव आता है, ठीक है। और जो कुछ अपवाद को छोड़कर यह नियम आज भी किसी ठीक, मतलब निष्कर्ष ठीक है, बहुत अच्छा निष्कर्ष नहीं है ये, ठीक है। लेकिन बाकी सही है। बाकी ऊपर जो इन्होंने लिखा है वो ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नहीं करते अगर आप, मतलब ये तो जैसे मैं बता रही हूँ ना कि डिपेंड करता है कि आपका आंसर शॉर्ट में आ रहा है कि लॉन्ग में आ रहा है, बट राइटिंग अच्छी है, कॉपी इनकी भी ठीक है। अगला कौन है, और मैं आपको वही कॉपी दिखा रही हूँ जो पूजा सक्सेना। इन्होंने भी अच्छा लिखा हुआ है, और इन्होंने वो नहीं बनाया है, ठीक है। अर्नेस्ट एंजल के उपभोग के नियम को सविस्तार बताइए, दोस्तों को भी बताइए। डॉक्टर एंजल जर्मन देश की सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। अरे ये तो बिल्कुल पीछे वाली कॉपी का ही हो गया है। उन्होंने कई परिवारों के बजट का विश्लेषण किया और उन पर नवीन अनुसंधान किए। इनका उपभोग का नियम 1857 में दिया गया था। यह नियम पारिवारिक आय उपभोग के बीच का संबंध बताता है। ये किसी किताब में से ये लोग क्या की हैं, उठा करके सीधे रखी हैं। इसके पीछे वाली कॉपी में भी लमसम लमसम यही चीज थी ना, ठीक है। हाँ, वही चीज यहाँ पे भी रख दिया गया है। अब उपभोग के नियम पर देखिए क्या किया है इन्होंने। लिखा है भोजन पर खर्च। देखिए आप अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश करिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा अपने भाव को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। एक आध लाइन ऊपर, एक आध लाइन नीचे, ओके। हाँ, ऐसे करके लिखिए तो आसान रहेगा आपके लिए। और फिर पता है, क्योंकि अब आप एग्जाम में आपके पास किताब नहीं रहेगी, आपके पास कोई गूगल वूगल नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा जैसे आप इतना पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, एक अपने मन से थोड़ा लिखिए, वहां पे आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए इनको, इनकी कॉपी मैंने क्यों लाई है, क्योंकि इनका ये नियम अलग लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा जैसे ये तो पीछे वाले का बिल्कुल कॉपी था, मतलब जैसे पीछे वाले था वैसे यही थी, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको इस कॉपी में दिखाना क्या, पहली बात तो राइटिंग ठीक है, पढ़ने योग्य है। अच्छा, दूसरा क्या है, इन्होंने थोड़ा सा अपने लिखने का पैटर्न ना बाकियों से अलग रखा है। किया क्या है इन्होंने, सबसे पहले उपभोग के नियम में लिख दिया भोजन पर खर्च, हेडिंग डाली हुई है, ठीक है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का प्रतिशत कम हो जाता है, भले ही भोजन पर वास्तविक खर्च बढ़ जा रहा हो। अब जब आप अर्नेस्ट एंजल का जिक्र कर रही हैं ना, तो आप अपना ओपिनियन नहीं देंगी, ठीक है। मैम, मैंने बिना पढ़े लिखा था तो मैम बोली कंटेंट पढ़ो पहले। अरे यार, इतना कॉम्प्लिकेट मत किया करिए मेरे लिए। आप ये बताइए, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं आप लिखेंगी कैसे, लेकिन आपने जहां से पढ़ा वही लिख देंगी, आप समझिए चीज। अरे यार, आप लोग खुद बहुत बड़े हो, इतना समझ पा रहे हो ना। आप ये बताइए, अगर आपको नियम ही नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे। नियम पढ़ो, समझो, अपने शब्दों में लिखो। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस लाइन, ओके। मेरा सेंस ये है। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाला ना, ये स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना कि आपको क्या लगता है, ठीक। आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। अब आप यहां तक लिखी थी, ठीक है। कपड़ा और मकान, पहला कपड़ा और मकान वाली हेडिंग डाली, तो आवास, वस्त्र एवं प्रकाश और ईंधन पर खर्च का अनुपात लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा एवं अन्य विलासिता की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात आय वृद्धि के साथ बढ़ता है। अब आपको पता है, आपने जो तीन हमारी मुख्य लाइनें थी वही लिखी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना था, जैसे आपने लिखा ना भोजन पर खर्च, पहली बात तो थोड़ा सा टेक्निकल वैसे वर्ड लिखिए, ओके। मतलब जैसे अब लिखिए, यहीं पर आपको पता है क्या लिख दी होती, अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना था आप लिख देती प्रथम मद, प्रथम मद,
भोजन, क्योंकि आपने ऊपर भी ये सब नहीं लिखा है। आपने जो सबसे पहली कॉपी मैंने दिखाई थी आज ही, उसमें सब लिखा हुआ था, आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो आप सीधे अगर ऐसे लिख रही हैं तो आप बताइए ना, प्रथम मद इनका भोजन है, ठीक है, प्रथम मद पर व्यय, और आपने लिख दिया भोजन। जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का प्रतिशत कम हो जाता है, तब ये ठीक था। ठीक, फिर आप लिखिए द्वितीय मद। अब द्वितीय मद इनका क्या था, वस्त्र था, ठीक है। आप सीधे क्या कर देती, वही 5 मद लिख देती ना तो भी ठीक था। अच्छा मान लीजिए नहीं लिखा, जाने दीजिए। आपको इतना तो पता है ना कि इनका जो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ मद है वो समान है। तो आप लिखिए, आप सेकंड मद इनका वस्त्र है तो लिखिए द्वितीय मद वस्त्र, कॉमा तृतीय मद इनका क्या था, आपका आवास, एवं चतुर्थ मद बिजली ईंधन पर व्यय। ठीक है, अब आपने इतना लिखा, फिर सीधे यही लिख देती। ठीक है, इससे ये पता चल गया ना कि आपने ऊपर लिखा नहीं है, आपको ये तो पता है कि द्वितीय तृतीय मद है क्या। आप सीधे लिखिए आवास वस्त्र प्रकाश ईंधन पर खर्च का अनुपात लमसम स्थिर रहता है, लगभग नहीं, स्थिर ही बताया इन्होंने। ठीक है, ओके, स्थिर रहता है, ये आपका हो गया। और तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा एवं मनोरंजन था, तो आप लिखिए 5 इनका पंचम मद, ब्रैकेट में स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन पर व्यय। आप समझ पा रही होंगी, ओके, आप समझ पा रही होंगी मेरे कहने का सेंस क्या था। आपने लिखा है ये जो तरीका, ये भी आप लिख सकती हैं, ये गलत नहीं है। इनफैक्ट आपने कुछ सोचा के ही इस तरीके से लिखा होगा, अच्छा लिखा है, बट आप इसको और अच्छा कैसे बना सकती हैं। ठीक है, आप ये लिख दीजिए, आप बात वही कही है, आपने ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन आपने हेडिंग डाल करके जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे उसी से थ्रू बता दिया, और ये भी बता दिया पहला मत क्या है, दूसरा मत क्या है, और तीसरा चौथा इनका क्या मत है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने दोष लिखा है, तो एक सामान्य प्रवृत्ति, यह नियम एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन यह उपभोग पैटर्न, ठीक है, लेकिन यह उपभोग पैटर्न में होने वाले सूक्ष्म और गुणात्मक बदलावों को पूरी तरह नहीं समझाता है। ठीक है, अब दोष में लिखा है आय वर्ग में भिन्नता, परिवार के आकार का प्रभाव, भोजन की गुणवत्ता, अन्य खर्चों की अनदेखी, सांस्कृतिक और औद्योगिक कारक। ठीक है, ये सब पॉइंट जाते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में, तो यह निष्कर्ष यह नियम यह बताता है कि निम्न आय वाले परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है, जबकि उच्च आय वाला परिवार भोजन पर कम खर्च करता है। ये निष्कर्ष नहीं है, ठीक है, ये आप पीछे बता चुकी हैं सब, क्लियर। ठीक है, तो इनकी राइटिंग बढ़िया है, और इनका जो स्टाइल है, इस कॉपी को दिखाने का रीजन यही है मेरा, कि आप समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है आप ग्राफ ही बनाइए, लेकिन जो आप ये चीज लिख रही हैं इस तरीके से भी लिख रही हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे वो आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाए, थोड़ा सॉलिड हो जाए, क्योंकि आपने इन चीजों का जिक्र पीछे भी कहीं नहीं किया हुआ है। आप देखिए, आपने कहीं नहीं बताया कि इनके कितने मद थे, ये सब नहीं बताया है। ठीक, तो आप ये चीज थोड़ा सा देख लीजिए। पूजा सक्सेना जी, चलिए ये कौन है, थोड़ा सा नाम डाल दिया करिए, ये निर्णय प्रक्रिया का आंसर है। निर्णय प्रक्रिया हो चुकी है, हम लोगों ने पहले देख रखा है, नाम डाल दिया करिए। अलका मिश्रा, इन्होंने भी बढ़िया लिखा है। आप जरा बताएंगे इस इनके आंसर में सबसे अच्छा क्या है, आपको पता है इनके आंसर में सबसे अच्छा क्या है, ये बताइए। बताइए, ये अब दिख रहा होगा, और आप समझ भी गए होंगे बच्चे क्या लिख रहे हैं। प्रस्तावना, यहाँ पर ये, यहाँ पर इन्होंने मत बना दिया है, और इन्होंने 2 पेज के अंदर ही सब खत्म कर दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और इन्होंने मैटर भी लिखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई चीज छोड़ दी है, इन्होंने सब लिखा है और सही तरीके से लिखा है। इनकी लाइन में देखिए सब कुछ है, जो चाहिए होता है वो सब कुछ है। ठीक है, एंजल का नियम क्या है, सविस्तार वर्णन करें और इनके दोषों को भी समझाएं। जर्मन
सांख्यिकी विद अर्नेस्ट एंजल द्वारा 1857 में एंजल का भोग का नियम दिया गया था। अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित करने के लिए परिवार को 3 वर्गों में विभाजित किया है, अमीर, मध्यम और गरीब। ठीक है, व्यय की मदों को इन्होंने क्या किया, लिखा है 1857 में एंजल का भोग का नियम दिया है। अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित करने के लिए परिवार को 3 वर्गों में विभाजित किया है, अमीर, मध्यम और गरीब। आप लोग पता है, आप लोग एक चीज बहुत उल्टा लिख रहे हैं, सब जितने भी बच्चे हैं ना, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो चीज ध्यान रखिए, गरीब, मध्यम, अमीर है, ठीक है, गरीब सबसे पहले आता है, ठीक है, गरीब पहले आता है, फिर मध्यम आता है और लास्ट में अमीर वर्ग आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपकी किताब में भी इसी तरीके से लिखा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बट फिर भी जो सीक्वेंस है वो यही है। ठीक है, निम्न, मध्यम, उच्च वर्ग ये आता है। आप जो डायग्राम वगैरह भी देखी है वो यही रहेगा। अब देखिए, इन वर्गों में विभाजित किया है, गरीब, मध्यम और अमीर वर्ग। साथ ही इसको जोड़ना चाहिए था ना किसी लाइन से, साथ ही व्यय की मदों को भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन एवं प्रकाश एवं, आप लोग इधर मत लिखिएगा, मुझे तो इनको इनको करेक्ट करना है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ ना। आप जो भी लिखिएगा सब लाइन के अंदर लिखिएगा। एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन में बांटा है। ठीक है, अब देखिए इनके अनुसार भोजन, दूसरा मकान, कपड़ा, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जैसे पीछे वाली कॉपी एक थी वो चीज यहां पर लिखी हुई है। आय बढ़ने पर भोजन का खर्च अनुपात गिरता है। दूसरा, इन पर होने वाला खर्च प्रतिशत लमसम स्थिर रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आय बढ़ने के साथ इन मदों पे खर्च तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है, ओके, हाँ, क्वेश्चन आंसर भी गलत जगह लिखा हुआ, मतलब वो तो ठीक है, वो आपको इतना तो पता चल गया है ना, ओके, कि आपको किसके भीतर लिखना है, किसके बाहर नहीं जाना है। अब अच्छा, यहाँ एक चीज सुनिए, आप सबको पता है ये जो हमारा निम्न वर्ग है ये क्या करता है, 60 खर्च करता है, जबकि मध्यम 55 और अमीर 50 खर्च करता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी को भी अलग लगाना है ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि ठीक है, आपने नीचे लिखा हुआ है। आप अगर आप ये नहीं बनाना चाह रही, जैसे पिछली वाली कॉपी में इन्होंने नहीं बनाया था, तो आप इन चीजों का जिक्र यहीं पे कर दीजिए। ठीक है, ओके, आप ये चीज यहाँ पे सीधे लिख दीजिए कि निम्न वाला, मध्यम वाला, ये वाला। आप अपनी जो लाइन लिख रही हैं उसी लाइन में ये चीज भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा हो गया, फिर हमने ये, इन्होंने ये क्या कर दिया है, ग्राफ बना दिया। एंजल द्वारा बताए गए पहले व 5वें मद पर व्यय होने वाली राशि का प्रतिशत आज संदर्भ में भी उतना ही है जितना पहले था। अब इनको यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि अब जब इन्होंने कहीं दोष वाली हेडिंग डाली होती, ठीक, इतना बना के इनको छोड़ देना चाहिए था, फिर ये जो दोष डाली है वहां पे एकदम डाला ही है क्या, तो बचत का उल्लेख नहीं, आय के अलावा अन्य कारकों की उपेक्षा, मकान, वस्त्र पर अनिश्चितता, अति निर्धन वर्ग पर लागू नहीं। फिर निष्कर्ष लिख दिया है, निष्कर्ष लिखा है, एंजल का नियम आय और उपभोग के बीच के संबंध को स्पष्ट करने वाला आधारभूत सिद्धांत, यद्यपि इसमें कुछ कमियां भी हैं, फिर भी यह नियम आज भी आर्थिक विकास के स्तर को मापने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। ये ठीक लिखा है निष्कर्ष। ठीक है, ओके, बस इनका इतना ही है टोटल, अगर ये चाहें तो इसको और घटा ही सकती हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने सही लिखा है। ओके, क्लियर। चलिए, कुल मिलाकर के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये वो कॉपियां हैं जो आप ही लोग सेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ करेक्शन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो बाकी बच्चे वो गलती ना करें, और ये भी जो है वो अब जब अगले से बार लिखें तो ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन का आपको 3-4 कॉपी दिखाई भी है और ये भी बताया कि उस कॉपी में कहाँ कहाँ गलती है। ठीक है, ओके, हेडिंग नहीं लिखना, देखो कोई चीज मना नहीं है यहाँ कि नहीं आपको नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, जो भी बच्चे लिखे हैं अच्छा लिखे हैं, इसमें कोई
और जो सबसे पहली कॉपी थी वो सबसे सटीक कॉपी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी गई थी, बच्चे ने बहुत कुछ लिखा था। ठीक है मैम, मार्जिन दोनों नंबर साइड में कितनी रखनी है? आपको मार्जिन वार्जिन नहीं करना है, ऑलरेडी कॉपी में आपका होगा। गंदी राइटिंग वाली कॉपी को भी दिखा दी। ऐसा नहीं है, मैटर भी तो होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात क्लियर होगी। निष्कर्ष लिखना, ठीक है, अब एक दिन मैं आपको सिर्फ निष्कर्ष निकालना लिखना ही सिखाती हूँ। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मैम, जब गलती बतानी है तो सबकी दिखाइए। अरे अनीता जी, सुबह से शाम हो जाएगी, आप लोग ये चीज क्यों नहीं समझ पाते हैं? ओके, बाकी आप लोग जहां मैसेज कर रहे हैं तो वहां पर देखिए आपको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपका सिर्फ आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट है, आप किताब से ही अगर लिख रही हैं, आप नोट से लिख रही हैं, तो आपको कंटेंट तो चाहिए, आपके दिमाग में कुछ तो होना चाहिए, बिना पढ़े तो आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो आपने पढ़ा है लिखा है उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये नहीं रहेगा कि आप देख के छाप दें। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अब पढ़ना सब जगह से है, लिखना आपको अपने शब्दों में है। आपको लिखने की कला ही सीखनी है, बाकी पढ़े क्या, आप अर्नेस्ट एंजल पहले नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी हैं, और यही सब पढ़ी हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा, आपको अब धीरे धीरे समय और शब्दों की सीमा को समझना होगा। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे शब्दों की सीमा पर ध्यान देना है। 1 महीना मैंने आपको खूब लिखवाया है, अगर आपने लिखा हो तो। अब लिखा ही नहीं है तो फिर मतलब वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, 1 महीना मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप छांटिए, आपसे यही कहा कि जितना लिख सकती है उतना लिखिए। लेकिन चूंकि अब एक लंबा समय हो चुका है, आप इतना लिख चुकी हैं, आपको क्या करना है, अब थोड़ा थोड़ा छांटने की जरूरत है। ओके, और जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं, मतलब अभी 2 दिन 3 दिन से एडमिशन लिए, प्लीज आप अपने भी छांटने का काम मत करिए, आप पहले लिख रही है। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के जितनी भी क्लास हुई है, 20 क्लास, आप उसको पहले देख डालिए, उसके बाद। ठीक है, सुरभि आप पीडीएफ देखिए, पढ़ा रहता है, आप पता नहीं कैसे कह रही हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने भेजा भाई, 250-300 कॉपियां। इनफैक्ट मेरा पूरा दिन कॉपी ही देखने में जा रहा है, पूरी रात कॉपी देखने में जा रही है। 250-300 कॉपियां। अच्छा हाँ, एक चीज और, प्लीज फोटो मत सेंड करिए, फोटो जो आप सेंड करेंगी तो फिर वो मेरे काम में नहीं आ पा रहा है, और मैं फोटो दिखाऊंगी कैसे? ऐसे तो समझ में आ जाता है ना कि ये एक है। जब आप 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की कॉपी मैंने छांटी, तो उसमें कैसे मैं दिखा पाऊंगी आपको? ठीक है, अब पेज ही सारा इधर हो जाएगा, ये पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का। तो आपको पीडीएफ बना के भेजना, जैसे मैं यहाँ पीडीएफ खोल देती हूँ तो पता होता है कि हाँ ये बच्ची का यही कंप्लीट आंसर है। ठीक, तो पीडीएफ करिएगा, ऐसे फोटो फोटो वाला सिस्टम मत करिए। ठीक है, कम से कम विजुअल तो हो, देखने में आधे बच्चों की कॉपी विजुअल ही नहीं होती है, मतलब दिखता ही नहीं कि लिखा क्या है। तो थोड़ा सा इनका इन चीजों, मैम पीडीएफ कैसे बनाए? यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए पीडीएफ कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक पीडीएफ, वो खुद ही पूरी प्रक्रिया आपको बता देगा। ठीक है, चलिए, अब कल का होमवर्क ले लीजिए, और प्लीज लिखा करिए। कल का होमवर्क मैं आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि चलिए देखिए, आपका कल का होमवर्क है, बजट की परिभाषा दीजिए, परिवार में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, और इसके प्रकार की सविस्तार व्याख्या करिए। ठीक है, यानी कल बजट का चैप्टर है आपका। ठीक है जानवी, किसी दूसरे नंबर से कॉल कर दीजिएगा। देखिए, बजट की परिभाषा दीजिए, परिवार में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके प्रकार की विवेचना करिए। ठीक है, ये आपका कल का होमवर्क है। ठीक, ओके, यानी आपको बजट का चैप्टर पढ़ना है, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए, ये आपका कल का होमवर्क हो गया, ये आप देख लीजिएगा,
3 पॉइंट हैं, परिभाषा, महत्व, विवेचना। बाकी जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इतना आप एटलीस्ट लिख करके लॉन्ग में, लॉन्ग आंसर में लिख के दीजिएगा। ठीक है, आप मत छाटिएगा, वे भी पहले लॉन्ग लिखिएगा। फिर आपका वो अपने आप, जब आप लॉन्ग लिखने के लिए एबल हैं, तो जब शॉर्ट लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब शॉर्ट ही लिखने के लिए एबल हैं तब लॉन्ग में दिक्कत होगी। ठीक है, कहाँ पर सेंड करना है, मैं बताया तो मैंने अभी आपको कि कल या परसों मैंने एक नंबर भी दिया था, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास है भी, उसी पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग फिर जाके लिखा करिए। पीडीएफ बना के भेजिएगा। यही नंबर है, इसी नंबर पे सेंड करना होता है। आपका 6387089008। ठीक है, इसी पर आप, हाँ यही नंबर है, इसी पे आप क्या कर दीजिएगा, लिख करके सेंड कर दीजिएगा। और एक चीज और, जब आप जिस पेज पे लिख रही है, पेपर पे लिख रही है ना, वहाँ अपना नाम मत डाल दीजिएगा, पता रहता है कि ये कॉपी किसकी है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने नाम डाला था, कुछ ने नहीं डाला, तो थोड़ा सा नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है श्रेया, चलिए मैम हम सेंड करेंगे, बट दिखाना पड़ेगा, अरे उस लायक कॉपी भी तो। अभी हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं चार बार लाइन ही नहीं बैठा पा रहे हैं, तो हम क्या दिखाएं इसीलिए मैं वहीं पे मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि ये चीज सही करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग कल दोपहर को, और आज शाम को 7 बजे यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और ये चीज आप थोड़ा कंसीडर करिए, बच्चों की कॉपी, अच्छी कॉपी दिखाने का मतलब होता है कि आप अच्छा लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है प्रियंका, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे शाम को 7 बजे।